hello everyone. बच्चे लोगों, a very 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 beautiful good evening. Good evening, good evening. हाँ मैम, आज आपने हमें 7 बजे बुला लिया. हाँ, वैसे तो देखो आपका इवनिंग में क्लास होता नहीं है, पर आज लेना पड़ रहा है. क्यों? क्योंकि दिन के क्लास में कुछ एक गजब तरीके का लैग आ गया था, तो जिसकी वजह से इवनिंग अपनी क्लास एक लेनी पड़ी. 1 घंटे की होगी, ज़्यादा लंबी नहीं होगी, 1 आवर की होगी. ये आपके लिए पता है कैसी होगी? जैसे खाना खत्म करने के बाद अपने डेजर्ट्स नहीं खाते, मजा आ जाता है, फील गुड फैक्टर, वैसी क्लास होगी. ठीक है, चलो पक्की बात. क्योंकि मैं इस बात को समझती हूँ कि तुम लोग पूरे दिन से बहुत मेहनत करते हुए अभी तक पहुंचे हो, और ये समय तुम्हारा समय होना चाहिए था टेक्निकली. अगर लैग नहीं आता तो इस समय आप अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होते. तो अब वो समय मैंने तुम्हारा थोड़ा ले लिया है ना, ये बात मैं समझती हूँ. तो इसलिए मैं पक्की कोशिश करूंगी कि ये क्लास में तुम्हें बहुत मजे आए, खिलखिलाते हुए, पॉजिटिविटी के साथ मजे करते हुए हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये वैसे तो बेटा लेक्चर 3 का ही एक्सटेंशन है, क्योंकि अब लेक्चर 3 का एक्सटेंशन तो क्या लिखूं ना, तो इसलिए लेक्चर 4 डाल दिया इसको. आज का दिन का सेशन था लेक्चर 3, वो आधा हुआ तो आधा अब मैंने इसको से एज अ लेक्चर 4 डाल दिया है. ठीक है, ओके. गुड इवनिंग मैम. कोई बात नहीं मैडम, हम स्ट्रांग बच्चे हैं, एकदम स्ट्रांग बच्चे हैं. हमको चाहे 9 बजे तक बैठा लो, हम बैठ जाएंगे मैडम. हमें इतना एनर्जी है, हम यंग हैं, हम एनर्जेटिक हैं. आपको क्या पता है? सॉरी बेटा, मुझे क्या पता होगा. अच्छा, ठीक बात कह रहे हो आप. अगर कह ही रहे हो कि आप इतने एनर्जेटिक हो, मैडम 9 बजे तक बैठा लो तो हम बैठ जाएंगे. दिल जीत लेता. वेरी गुड. चलिए आ जाइएगा. तो चलिए हम वहीं से ही स्टार्ट करेंगे जहां पे हमने छोड़ा था अपनी पिछली क्लास में. ना 9 बजे तक तो ना हो पाए. अरे बेटा 1 घंटे का सेशन है, क्यों डरता है? आ जा इधर. चल, डर जा रहे हो तुम लोग, डरपोक, एकदम डरपोक. चलिए एवरीबडी एवरीबडी एवरीबडी, चलिए सारे बच्चे हम लोग इसको पढ़ रहे थे. तो मुझे बता दो, आप ये देख रहे थे कि ऑडिट के स्कोप में क्या आता है और कौन सी चीज ऑडिट के स्कोप में नहीं आती है. तो एक बार मेरे साथ फटाफट रिवाइज कर लो. ऑडिट के स्कोप में क्या आता है बेटा? जिस भी एंटिटी की तुम ऑडिट करने गए हो, तुम उन सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर लोगे जिसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे. सारे उस एस्पेक्ट को कवर कर लेना. फिर अब ये जो तुमको अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं और जो सोर्स डेटा दिया गया है, अब इनमें लिखी हुई बात रिलायबल है कि नहीं, सफिशिएंट है कि नहीं, पता लगानी पड़ी ना. उसने दे दिया और तुमने एक्सेप्ट थोड़ी कर लिया. तुम देखोगे ये लिखी हुई बातें रिलायबल है कि नहीं, सफिशिएंट है कि नहीं. उसके लिए अकाउंटिंग सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल को चेक करोगे, कुछ टेस्ट इंक्वायरीज करोगे, है ना. और तीसरी चीज देखोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारी बातें तगड़े तरीके से डिस्क्लोज है कि नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से डिस्क्लोज है कि नहीं है. चलिए, समझा? ओके मैडम. तो ये तो चीज आपके स्कोप में आती है. मैडम स्कोप में क्या चीज नहीं आती? मैंने कहा था ओवर स्मार्ट नहीं बनना है तुमको, है फालतू काम नहीं करने. जो जिसके लिए तुम्हें बुलाया नहीं है वो सारे काम करने क्यों है तुम्हें, है ना. तो कहता आउट ऑफ स्कोप ड्यूटीज मत करो. दूसरा, तुम कोई एक्सपर्ट नहीं हो. डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिकेट, ये डॉक्यूमेंट सच्चा है कि नहीं, जेन्युइन है कि नहीं, तुम नहीं बता सकते. यू आर नॉट एक्सपर्ट ऑफ दैट. एंड तीसरी चीज, आप कोई गलत कामों को, चोरियों को पकड़ने के लिए, कोई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नहीं आए हो, है ना. तो कहता है ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन इनटू रॉन्ग डूइंग. फिर आपने पढ़ा ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन के बीच का फर्क, है ना, जिसमें बोला था इन्वेस्टिगेशन एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए की जाती है, एक क्रिटिकल एग्जामिनेशन है, कोई पर्पस के लिए की जाती है. पर ऑडिट तो देखो स्कोप ब्रॉड है ऑडिट का. ऑडिट एक मैकेनिज्म है जहां पे आपका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप रीजनेबली अश्योर होना चाहते हो. ऑडिटर ऑडिट पे जाके इस कदर चेकिंग करता है कि वो अश्योरेंस ऑब्टेन कर ले. कौन सा अश्योरेंस? रीजनेबल अश्योरेंस कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ भी कहीं तरीके का कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है. याद आ गया? एक का स्कोप नैरो है, एक का स्कोप थोड़ा ब्रॉड है. ओके, यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया? यस मैडम, यहां तक हमें समझ में आ गया. अब हम क्या करेंगे? इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट पढ़ेंगे. आपको पता है बेटा, आपके अंदर कुछ ऐसी कमियां हो सकती है. देखो, हमारे एज अ ह्यूमन, हमारे अंदर अगर कोई कमी होती है तो हम उसे पूरी कर लेते हैं, मतलब उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, है ना. इनहेरेंट लिमिटेशन है ना, अंदर के लिमिटेशंस. अगर आप में अगर मान लो कोई वीकनेस है तो आप उस वीकनेस पे वर्क करते हो और उस वीकनेस को इंप्रूव कर देते हो.
अब हम बात करेंगे ऑडिट के अंदर क्या इनहेरेंट लिमिटेशंस है। आपको पता है ऑडिट के अंदर भी बहुत कमियां हैं। अब ये कमियां ऑडिट के साथ चुंबक जैसे चिपकी हुई है। क्या बात कर रही हो मैडम? या अब ये इनबिल्ट लिमिटेशंस है ऑडिट के अंदर, अब ये हटाई नहीं हटती। कहता है देखो, प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग सफर्स फ्रॉम सर्टेन इनबिल्ट लिमिटेशंस। कहता है ऑडिट के अंदर बहुत सारे लिमिटेशंस है, ऐसे लिमिटेशंस जो अभी आप पीछे पढ़ोगे, नीचे पढ़ोगे, विच एन ऑडिटर कैनॉट ऑब्टेन एन एब्सोल्यूट एश्योरेंस। कहता है देखो ऑडिट के अंदर है ना बहुत कमियां हैं, इन कमियों की वजह से ही ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं ऑब्टेन कर पाता। इन कमियों की वजह से ही ऑडिटर कभी भी 100% गारंटी नहीं दे पाता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट। कहता है देखो ऑडिट में इतनी कमियां है, जो आप नीचे पढ़ोगे, कहता है ये कमियां हटाई नहीं हटा सकते, ये कमियां चुंबक जैसे चिपकी हुई है ऑडिट में। अब क्या है, चाहे तुम कुछ भी कर लो, ये हटा नहीं पाओगे इन लिमिटेशंस को। तो कहते हैं तभी तो ऑडिटर कभी गारंटी नहीं देता। तुम लोगों के मन में ऐसे चल रहा था ना, गारंटी नहीं देता ऑडिटर, तो बेटा ऑडिट के तरीकों में ही कुछ कमियां हैं, जिसकी वजह से ऑडिटर कभी भी 100% गारंटी नहीं देता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट। कुछ भी गलती नहीं है, मैं डंके की चोट पे कहता हूं, ऐसा कह सकता है क्या ऑडिटर? नहीं कह सकता। गारंटी दे सकता है क्या ऑडिटर? नहीं दे सकता। कहता है ऑडिटर कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि ऑडिट के करने के तरीके में ही कुछ कमी है। क्या बात कर रही हो मैडम? यस। तो ये तो आपका पहला पॉइंट है, इसको अभी हमें 2 मिनट में एक्सप्लेन करूंगी। पहले आप इसको पढ़ना, पहले इस फर्स्ट पॉइंट को छोड़कर इसको पढ़ना, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, इसको पढ़ना। मैडम क्या है ये बताइए। मैं तुमसे एक चीज पूछती हूं, सारे बच्चे ध्यान से बताना। ऑडिटर ऑडिट में बेटा बहुत सारे काम क्यों करता है? ताकि उसे सबूत मिल सके। देखो आप क्या करने गए हो? सबूत ऑब्टेन करने गए हो, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने गए हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही तरीके से बने हुए हैं, इसके सबूत इकट्ठे करने तुम गए हुए हो। तो तुम तरह तरह के ऑडिट प्रोसीजर्स करते हो क्या? अलग अलग तरीके के ऑडिट प्रोसीजर्स करते हो क्या? हाँ, जैसे आप मैनेजमेंट से इंक्वायरी करते हो, आप कुछ चीजों को खुद से परफॉर्म करते हो, कोई चीजों को चेक करते हो, वाउचिंग करते हो, आप सेल है तो सेल के इनवॉइसेस के साथ चेकिंग करते हो। तो तरह तरह के ऑडिट प्रोसीजर करते हो। आप लोगों से पूछताछ करते हो, इंक्वायरी, एग्जामिनेशन। ऑडिटर क्या करता है? ऑब्जर्वेशन, कई तरह के ऑडिट प्रोसीजर्स करता है। कहता है ऑडिटर कैरीज आउट हिज वर्क बाय ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस। कहता है ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है, कई तरह के प्रोसीजर्स करता है, जिससे उसे क्या मिल सके? सबूत मिल सके। जिससे उसे क्या मिल सके? जिससे उसे सबूत मिल सके। अब सुनना, हाउएवर देयर आर प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन ऑन द एबिलिटी ऑफ द ऑडिटर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। कहता है ऑडिटर चाहे कितने ज्यादा तुम ऑडिट प्रोसीजर कर लो, ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन करने के लिए आप चाहे कितने मर्जी ऑडिट प्रोसीजर्स कर लो, ऑडिट प्रोसीजर्स में कुछ लिमिटेशंस है। ऑडिट प्रोसीजर्स आप चाहे कितने मर्जी कर लो, कहता है ऑडिटर आप ये जो ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने के लिए जो ऑडिट प्रोसीजर्स करते हो ना, इनमें कुछ प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशंस है। मैडम क्या? सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ, मैं अगर टाटा मोटर्स की ऑडिट करने गई और मैं टाटा मोटर्स के सेल्स को चेक कर रही हूं, तो सेल के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स में मांगूंगी किससे? मैनेजमेंट से मांगूंगी। अगर मान लो मुझे सेल चेक करनी है, खर्चे चेक करने हैं, मैं डॉक्यूमेंट्स मांगूंगी किससे? दया दरवाजा तोड़ो तो हो नहीं रहा, मैं जाके मैनेजमेंट को कहूंगी मैनेजमेंट प्लीज दे दो ना यार कुछ डॉक्यूमेंट्स, प्लीज हमें चेक करने का है, सेल्स हुई है कि नहीं हमको चेक करने का है, जरा डॉक्यूमेंट्स दे दो ना। तो आपको नहीं लगता मैनेजमेंट शातिर हो सकती है? हो सकता है क्या जानबूझ के या अनजाने अनजाने में तुम्हें कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना करे? बताओ बताओ। कहता है देखो ऑडिट प्रोसीजर्स करने के लिए आपको इंफॉर्मेशन किससे मांगनी पड़ेगी? मैनेजमेंट से। कहता है हो सकता है, पहला पॉइंट कहता है हो सकता है मैनेजमेंट मे नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन एज रिक्वेस्टेड बाय ऑडिटर। कहता हो सकता है जो ऑडिटर ने रिक्वेस्ट किया हो मैनेजमेंट आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना ही दे। देयर इज नो वे बाय विच ऑडिटर कैन फोर्स। कहता है आप मैनेजमेंट को फोर्स तो नहीं कर सकते कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, आप तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो हो सकता है जाने अनजाने में या जानबूझ के शातिर होके मैनेजमेंट तुमको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे ही ना। तो ये क्या कहता है? कहता है ये एग्जाम्पल लिमिटेशन का है। ऑडिटर की जो एबिलिटी है वो इफेक्ट हो जाती है सबूत इकट्ठे करने की। ऑडिटर सबूत इकट्ठे करने के लिए क्या करता है? ऑडिट प्रोसीजर्स। तो ढंग से ऑडिट प्रोसीजर्स कर ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट अगर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना दे तो उसकी जो एबिलिटी है सबूत इकट्ठे करने की वो इफेक्ट होती है।
है ना। तो पहला लिमिटेशन क्या है कि भैया प्रोसीजर करने के लिए मांगोगे किससे, किससे मांगोगे, मैनेजमेंट, एंड मैनेजमेंट मे नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अच्छा, एंड यू कैन नॉट फोर्स मैनेजमेंट, यू कैन ओनली रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। मैडम बात तो सही कह रही हो। आइए दूसरी चीज, मैडम यू आर नॉट एलिजिबल टू डू, हाँ टाटा मोटर्स में देखो मेरा काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। अभी रुक जा रुद्रा, अभी रुक जा बेटा रुद्रा, अभी उतना आगे तू पहुंचा नहीं है जितने आगे के डाउट पूछता है, रुक जा, अभी ठंड रख। चलो अब मेरे को एक बात बताओ, मैनेजमेंट में कंसिस्ट ऑफ डिसऑनेस्ट एंड अनस्क्रपलियस पीपल इन्वॉल्व इन फ्रॉड। आप मुझे बताओ मैनेजमेंट में लोग हो सकते हैं क्या जो डिसऑनेस्ट हो सकता है क्या मैनेजमेंट खुद फ्रॉड में इन्वॉल्व हो? सच्ची सच्ची बताना, ऐसा हो सकता है क्या? सारे बच्चे बताओ, एक बात मुझे बताओ, मैनेजमेंट हो सकता है क्या खुद फ्रॉड में इन्वॉल्व हो? तो अब मैनेजमेंट को ये चीज पता है क्या? ऑडिटर आएगा, चेकिंग करेगा और पता चल जाएगा। तो कहता है मैनेजमेंट कई बार फ्रॉड में एंगेज होती है, इट मे बी एंगेज्ड इन कंसीलिंग फ्रॉड। तो मैनेजमेंट जानबूझ के फ्रॉड को छुपाने की कोशिश करती है बाय डिजाइनिंग सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड स्कीम। कहता है मैनेजमेंट को पता है, वो आएगा, वो चेक करेगा और फ्रॉड को पकड़ लेगा। तो कहता है ऑडिटर पता है आएगा, तो मैनेजमेंट कंसील करने की कोशिश करती है, फ्रॉड को छुपाने की कोशिश करती है अलग अलग तरीकों से, केयरफुल स्कीम से, ताकि ऑडिटर के लिए डिफिकल्ट हो जाए फ्रॉड को डिटेक्ट करना। ठीक है, कहता है इट मे प्रोवाइड, जानबूझ के हो सकता है आपको झूठे झूठे डॉक्यूमेंट्स दे दे, फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड कर दे ताकि ऑडिटर उनको वैलिड समझ के एक्सेप्ट कर ले। तो कहता है दूसरी चीज, अगर मैनेजमेंट ही फ्रॉड में इन्वॉल्व है, अगर मैनेजमेंट ही डिसऑनेस्ट है, तो मैनेजमेंट पूरी तैयारी करेगी, सोफिस्टिकेटेड केयरफुल स्कीम्स यूज करेगी ताकि फ्रॉड को छुपाया जा सके और ऑडिटर के लिए डिफिकल्ट हो जाए फ्रॉड को डिटेक्ट करना। तो चाहे तुम कितने मर्जी हाथ पैर मार लो ऑडिटर, कितने मर्जी ऑडिट प्रोसीजर कर लो ऑडिटर, हो सकता है तुम ये चीजें पकड़ ही ना पाओ अगर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है। अच्छा मुझे एक बात बताना, सारे बच्चे, अगर इंप्लॉय फ्रॉड कर रहे होते हैं, छोटे मोटे इंप्लॉयज अगर फ्रॉड कर रहे हैं, उसको पकड़ना इजी होता है बेटा, क्योंकि इंप्लॉयज के पास पावर नहीं होती ज्यादा। पर अगर मैनेजमेंट फ्रॉड में इन्वॉल्व है ना, तो उसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट चालाक है, चंट है मैनेजमेंट को, और पावर भी है मैनेजमेंट के पास। तो मैनेजमेंट जानबूझ के ऐसे ट्रांजैक्शन करती है, इस तरीके से छुपाती है कि ऑडिटर चाहे जितने मर्जी आकर ऑडिट प्रोसीजर्स कर ले, पर ऑडिटर को सबूत हाथ में नहीं लगेंगे, है ना। तो कहता है मैनेजमेंट ही अगर फ्रॉड में इन्वॉल्व हो तो क्या करेगा ऑडिटर? चलो फिर कहता है देखो, अब ऑडिटर को अगर कोई झूठी चीजें भी पकड़ा दी जाए तो भी वो बेचारा वापस से लाइन बता रहा है, कहता है ऑडिटर कोई एक्सपर्ट नहीं है डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिक है कि नहीं ये पकड़ने में। ऑडिटर इज नॉट एक्सपर्ट इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो कहता है ही मे लीड टू एक्सेप्टिंग इनवैलिड ऑडिट एविडेंस। तो हो सकता है कई बार वो इनवैलिड ऑडिट एविडेंसेस को एक्सेप्ट कर ले, हो सकता है डॉक्यूमेंट्स क्या हो, अनऑथेंटिक हो। कई बार मैनेजमेंट आपको झूठे सेल इनवॉइसेस, झूठे परचेज के बिल, झूठे खर्चों के बिल पकड़ा सकती है। अब ऑडिटर कोई एक्सपर्ट तो नहीं है ये जानने में कि ये डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिक है कि नहीं, बेचारा हो सकता है ऐसे में इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट कर ले। हाँ मैडम ये तो हो सकता है। कहता है गरीब आदमी कर लेगा भरोसा? नहीं ना, गरीब नहीं होता रे ऑडिटर बेटा, पावर होता है ऑडिटर के पास बहुत। अच्छा अब दूसरी चीज मेरे को बताओ, कई बार हो सकता है क्या, तुम बताना, अपने रिलेटेड पार्टीज के साथ कंपनी, रिलेटेड पार्टीज के साथ कंपनी क्या करे, ऑन पेपर तो दिखाए कि हमने ट्रांजैक्शंस किए हैं। लेट्स से रिलेटेड पार्टीज के साथ आप बता रहे हो कि हमने अपने रिलेटेड पार्टीज को 50 रुपए में माल बेचा है, और हो सकता है आप रिलेटेड पार्टीज से 100 रुपया अंडर द टेबल ले रहे हो। ऐसा हो सकता है क्या? या ऐसे कुछ ट्रांजैक्शन हो सकते हैं क्या जो सिर्फ ऑन पेपर हो और रियल लाइफ में हुए ही ना हो? तो कहता है इट इज क्वाइट पॉसिबल, कहता है ये बहुत पॉसिबल है कि एंटिटी कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन में एंटर की हो अपने रिलेटेड पार्टीज के साथ जो सिर्फ ओनली पेपर ट्रांजैक्शन हो, जो एक्चुअली में हुए ही ना हो। तो कहता है ऑडिटर मे नॉट बी अवेयर ऑफ सच रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स। अच्छा मुझे एक बात बताओ, रिलायंस जैसी कंपनी के 300-400 रिलेटेड पार्टीज होंगे क्या? तुम सोच के, तुमको पता है रिलेटेड पार्टीज क्या होती है, पता है ना। अब मुझे बताओ रिलायंस जैसी एंटिटी के, इतनी बड़ी एंटिटी है रिलायंस जैसी एंटिटी के, टाटा मोटर्स जैसी एंटिटी के 300-400 रिलेटेड पार्टी होते होंगे क्या? अब हो सकता है ऑडिटर को सारे रिलेटेड पार्टीज के बारे में पता ही ना हो
हो सकता है ऑडिटर सारे रिलेटेड पार्टीज के बारे में अवेयर ही ना हो, तो कहता है ऑडिटर मे नॉट बी अवेयर ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शन। तो कहता है हो सकता है ऑडिटर इन गलत ट्रांजैक्शंस को पकड़ ही ना पाए। ये जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन सिर्फ कागजों में हुए हुए हैं, रियल में हुए हुए नहीं है, तो हो सकता है ऑडिटर को पता ही ना हो इन रिलेशनशिप्स और इन ट्रांजैक्शंस के बारे में, तो ऑडिटर इन गलत कामों को, रॉन्ग डूइंग्स को पकड़ ही नहीं पाएगा, है ना। तो कहता है देखो नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, कहता है एवरीबडी, सारे बच्चे यहां पे देखना, ऑडिट प्रोसीजर्स, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स मतलब कहता है ऑडिटर चाहे जितने मर्जी ऑडिट प्रोसीजर कई बार कर ले, हो सकता है ऑडिटर सबूत इकट्ठे ना कर पाए। तो इस लाइन को पढ़ना बेटा, ये लाइन लिखी हुई आती है एग्जाम में, आपको यही सवाल बेस्ड आएगा। क्या पूछा जाएगा? आपको ये पूछा जाएगा कि देयर आर प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशंस। बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल और लीगल लिमिटेशंस होते हैं ऑडिटर की एबिलिटी पे, जिसकी वजह से वो सबूत इकट्ठे नहीं कर पाता। तो मुझे बताओ सबूत इकट्ठे करने के लिए ऑडिटर क्या करता है? ऑडिट प्रोसीजर्स करता है। तो ऑडिट प्रोसीजर्स के लिमिटेशंस आपसे पूछ रहे हैं, तो 4 लिमिटेशंस क्या होते हैं सारे बच्चे? 4 लिमिटेशन। पहला, मैनेजमेंट हो सकता है जानबूझ के तुम्हें कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ही ना करे, हो सकता है मैनेजमेंट खुद फ्रॉड में इन्वॉल्व हो और फ्रॉड को कंसील कर रही हो। तीसरी चीज, ऑडिटर कोई एक्सपर्ट नहीं है डॉक्यूमेंट सच्चा है कि नहीं है बताने में, तो उसको कई बार इनवैलिड एविडेंस भी वो एक्सेप्ट कर सकता है। और चौथी चीज, कई बार रिलेटेड पार्टीज के साथ हो सकता है, ये आप ब्लॉक हो रहे हो बेटा, बस कर दी ना, ऐसे होशियारी नहीं करने का बेटा, कोई बात नहीं, बस ये होशियारी का जो फल होता है ना, ये थोड़ा कड़वा हो जाता है बेटा, नहीं करना चाहिए ना, नहीं करना चाहिए ना, सॉरी बोल चल। अब मैडम कैसे सॉरी बोलूं, ब्लॉक कर दिया तुमने, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो एवरीबडी एवरीबडी एवरीबडी, सारे बच्चे मेरे को एक बात बताओ, सारे बच्चे मेरे को बताओ, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है क्या कि कुछ ट्रांजैक्शंस आपने अपने रिलेटेड पार्टीज के साथ किए हुए हो जो सिर्फ ऑन पेपर हो, और हो सकता है ऑडिटर को ऐसे रिलेटेड पार्टीज के बारे में पता ही ना हो, क्योंकि रिलायंस जैसे, टाटा मोटर्स, बड़े बड़े कंपनी के तो 200-300 रिलेटेड पार्टीज होते हैं। अगर आपने कोई रिलेटेड पार्टीज के साथ ट्रांजैक्शन कर भी लिया हो, तो हो सकता है ऑडिटर को उसके बारे में पता ही ना चले, तो ऑडिटर ऐसे गलत ट्रांजैक्शंस को पकड़ ही ना पाए जो सिर्फ ऑन पेपर हुए, रियल लाइफ में हुए ही नहीं हो। सबको समझा? एवरीबडी एवरीबडी, सबको समझा है? एवरीवन। तो आपको ऑडिट प्रोसीजर्स के लिमिटेशन समझ में आए? हाँ मैडम आए। अब ये क्या कह रहा है देखो, क्या हो गया एवरीबडी? तो ये तुम लोग जो चैट सेक्शन में, ये संतोष जैसे 4 आएंगे 4 जाएंगे, तुम लोग को क्या, तुम लोग ऐसे संतोष जैसे लोगों की बातों पे ध्यान देते हो रे? मैं तो रिप्लाई भी नहीं करती हूँ, क्या क्या पटपट बोल रहा था, मैंने रिप्लाई किया नहीं ना बेटा यार। फैब्रिकेटेड मतलब झूठे, बनावटी डॉक्यूमेंट्स, झूठे फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स। चल एवरीबडी आ जाओ इधर। अब ये क्या कहता है देखो, एवरीबडी नॉट इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब क्या कहता है, ऑडिट ना कोई ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। अगर ऑडिट एक इन्वेस्टिगेशन होती तो ऑडिटर के पास खूब सारे पावर आते, ऑडिटर सर्च कर सकता था, ऑडिटर को ऐसे रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ता मैनेजमेंट से, ऐसे एज एन ऑडिटर आप सर्च कर सकते थे। पर ऑडिट कोई इन्वेस्टिगेशन है नहीं, ऑडिटर के पास कोई लीगल पावर नहीं है सर्च वगैरह करने का। ऑडिटर सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता है कि मुझे इंफॉर्मेशन दे दो, सर्च नहीं कर सकता। तो कहता है देखो, तभी ऑडिटर कभी भी डंके की चोट पे नहीं कह सकता, तभी भी कभी भी ऑडिटर एब्सोल्युटली गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है मैनेजमेंट ने कोई कांड किए हो जिसका पता तुमको ना चला हो। अब तुम इन्वेस्टिगेशन पे तो हो नहीं, तुम्हारे पास कोई लीगल पावर तो है नहीं सर्च करने का, तो तुम कभी भी गारंटी के साथ नहीं कह सकते। सबको समझा क्या? एवरीबडी एवरीबडी, सबको समझा बेटा? सीए फाउंडेशन का बच्चा, कोई भी सीए इंटर की क्लास में प्लीज आप मत बोलो, यहां पे उसका रिप्लाई नहीं मिलेगा आपको। अब ये पेड क्लास है, इंटर की क्लास है, प्लीज फाउंडेशन स्टूडेंट्स प्लीज डोंट डिस्टर्ब, ठीक है? चलिए ओके एवरीबडी, सबको समझा है? ओके मैडम। तो इट्स नॉट इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मुझे बताओ इनहेरेंट लिमिटेशन क्या है कि ऑडिट कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, तो ऑडिटर के पास कोई सर्च वगैरह करने का पावर नहीं आता, तो ऑडिटर कभी भी एब्सोल्यूट डंके की चोट पे नहीं कह सकता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई गड़बड़ नहीं है। सबको समझा? हाँ जी मैडम, ओके। अच्छा
अब मेरे को एक बात बताओ, पहले चलो फ्यूचर इवेंट्स पे आ जाओ सारे बच्चे, फ्यूचर इवेंट्स पे मेरे को एक बात बताना सारे बच्चे, जैसे एवरीबडी लॉजिक के साथ मुझे बताओ। अब तुमको तो पता ही है मैं टाटा मोटर्स की ऑडिट कर रही थी, हाँ मैडम सपने में। हाँ कोई बात नहीं यार, तो क्या हो गया है, सपने देखने बुरी बात होती है क्या? बुरी बात होती है? नहीं होती। तो फिर अब मेरे को एक बात बताओ, आज मैं टाटा मोटर्स की ऑडिट कर रही थी, ठीक है, टाटा मोटर्स की मैं ऑडिट कर रही थी, टाटा मोटर्स, ओके ओके। मैंने टाटा मोटर्स के फाइनेंशियल ईयर 23-24 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखा, ठीक है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो तगड़े हैं यार, कंपनी बढ़िया प्रॉफिट कर रही है, बढ़िया सेल्स हो रहा है, बहुत अच्छे सॉलिड ग्रॉस प्रॉफिट एकदम हाई है, कंपनी एकदम बहुत अच्छा कर रही है। पिछले साल से इस साल में प्रॉफिट में भी राइज हुआ है, सेल्स भी बढ़े हैं, टर्नओवर भी बढ़ा है, सब अच्छा है। तो मैं आज की बेसिस पे, आज इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के ये कह रही हूं कि कंपनी आगे आने वाले साल में बंद नहीं होगी, कंपनी गोइंग कंसर्न के हिसाब से चलती रहेगी। गोइंग कंसर्न मतलब आगे आने वाले 12 महीनों में कंपनी बंद नहीं होगी। तो ऑडिटर क्या कह रहा है, आज को देख के कह रहा है, ऑडिटर आज को देख के कह रहा है कि कंपनी गोइंग कंसर्न के हिसाब से चलेगी। अब मुझे एक बात बताओ, कल चलकर फ्यूचर में अगर कुछ हो जाता है तो उसका पता ऑडिटर को आज लग सकता है क्या? भगवान है क्या? बताओ ना, बताओ। ऑडिटर आज को देख के बता सकता है कि आगे 12 महीने चलेगी कि नहीं। मान लो फ्यूचर में कोई आग लग गई, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उनकी जल के राख हो गई, फ्यूचर में कुछ गड़बड़ हो गया, तो उसका पता आज लगा सकते हो क्या? कोई भी लगा सकता है क्या? अरे भगवान थोड़ी है यार, बेचारे को भगवान समझ लिया आप लोग ने, ऐसा नहीं होता। तो कहता है देखो ये ऑडिट की लिमिटेशन है। मतलब क्या? तभी तो ऑडिटर कोई भी चीज डंके की चोट पे नहीं कह पाता, तभी तो कोई चीज ऑडिटर गारंटी के साथ नहीं कह पाता। ऑडिटर गारंटी के साथ कह सकता है क्या कि मैंने फाइनेंशियल ईयर 23-24 देखा है, कंपनी गोइंग कंसर्न के हिसाब से चलेगी, मैं ये डंके की चोट पे गारंटी के साथ कहता हूं, कह सकता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में अगर कोई इवेंट्स हो गए जिसकी वजह से मान लो गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो गया, तो किधर मुंह दिखाएगा ऑडिटर? तो कहता है देखो देखो क्या कहता है, फ्यूचर में कुछ ऐसे इवेंट्स या घटनाएं घटित हो सकती है जो इफेक्ट कर दे एंटिटी को, गलत तरीके से एडवर्सली इफेक्ट कर दे। कहता है एडवर्स इवेंट में सीरियसली इफेक्ट द एबिलिटी ऑफ एंटिटी टू कंटिन्यू इट्स बिजनेस। कहता है इन एडवर्स इवेंट की वजह से हो सकता है एंटिटी अपना बिजनेस कंटिन्यू ना कर पाए। हो सकता है क्या? कहता है फ्यूचर में कुछ अनसर्टेन इवेंट्स हो सकते हैं जो बिजनेस को एडवर्सली इफेक्ट करे, जिसकी वजह से एंटिटी बिजनेस ना कर पाए। तो कहता है बिजनेस में सीज टू एग्जिस्ट इन फ्यूचर, हो सकता है फ्यूचर में बिजनेस बंद करना पड़ जाए क्योंकि मार्केट की सिचुएशन बदल गई, या कोई नया बिजनेस मॉडल आ गया, या कोई भी एडवर्स इवेंट हो गया, कंपनी में आग लग गई, कुछ भी हो गया। कहता है फ्यूचर में मार्केट बदल सकता है, कोई नया बिजनेस मॉडल आ सकता है, कोई एडवर्स इवेंट हो सकते हैं। तो फ्यूचर के बारे में आज ऑडिटर कैसे बता दे? कहता हो सकता है फ्यूचर में कुछ ऐसा हो जाए जिससे आपको एंटिटी बंद करनी पड़ जाए, तो उसका पता आज बता सकता है क्या? ऑडिटर गारंटी के साथ कह सकता है क्या गोइंग कंसर्न के हिसाब से चलेगी? नहीं कह सकता, क्योंकि फ्यूचर में कुछ एडवर्स इफेक्ट इवेंट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से कंपनी के बिजनेस को इफेक्ट हो जाए। कंपनी हो सकता है बिजनेस कंपनी का बंद हो जाए, हो सकता है मार्केट कंडीशंस बदल जाए, हो सकता है बिजनेस मॉडल्स बदल जाए, हो सकता है कोई एडवर्स इवेंट आ जाए। तो फ्यूचर में इवेंट्स हो सकते हैं जिससे बिजनेस इफेक्ट हो जाए, उसका पता ऑडिटर आज नहीं लगा सकता है ना। तो मुझे एक बात बताओ, एवरीबडी इधर आ जाओगे, 3 पॉइंट्स मेरे साथ लिखोगे। आइए, इनहेरेंट लिमिटेशंस। आप अभी क्या पढ़ रहे हो? एवरीबडी नोटबुक खोलो। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, ये जो हम ऑडिट कर रहे हैं ना, इसमें कुछ कमियां हैं। आपने अभी 3 कमियां पढ़ी, पहली, दूसरी और तीसरी, अभी और 2 है। पहला क्या था बेटा? नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। ऑडिट प्रोसीजर करने का जो तरीका है ना, अब उसमें खोट तो है, पर अब खोट को हट सकता है क्या? खोट नहीं हट सकता। क्यों नहीं हट सकता? आपको इंफॉर्मेशन किससे ही मांगनी होगी? मैनेजमेंट से ही मांगोगे ना, ये तो आपको बेसिक है। अब इसको कैसे हटाओगे? तो चलो, पहला चीज सारे बच्चे लिखना, इनहेरेंट लिमिटेशन।
सबसे पहली चीज क्या है, सारे बच्चे शॉर्ट में लिखूंगी मैं यहां पे, MGMT मतलब मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट मे नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। हो सकता है मैनेजमेंट आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना प्रोवाइड करे जो आपको रेलेवेंट हो फॉर ऑडिट। जो चीजें आपको चाहिए हो सकता है मैनेजमेंट आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना दे। ये तो हो गई पहली चीज। दूसरी चीज, हो सकता है मैनेजमेंट में भी इन्वॉल्व इन फ्रॉड। मैनेजमेंट अगर इन्वॉल्व है फ्रॉड में, मैनेजमेंट में बी इन्वॉल्व इन फ्रॉड, मैनेजमेंट अगर फ्रॉड में इन्वॉल्व है तो मैनेजमेंट में कंसील सच फ्रॉड्स। कंसील करना मतलब, कंसील करना मतलब क्या होता है, छुपाना। जैसे अंडर आईज के नीचे कंसील करते हो ना, गर्ल्स विल अंडरस्टैंड। ओके, मैनेजमेंट में कंसील सच फ्रॉड्स by carefully organized schemes, है ना। तो यहां पे मैं थोड़ा हाइलाइटर लेके आया हो क्या तुम लोग को? मैंने पिछली क्लास में कहा था हाइलाइटर खरीदना। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो सकता है ना प्रोवाइड करे, हो सकता है मैनेजमेंट ही फ्रॉड में इन्वॉल्व हो। एंड 2 पॉइंट और क्या है बेटा, ऑडिटर इज नॉट एन एक्सपर्ट। ऑडिटर इज नॉट एन एक्सपर्ट किस चीज का? डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट करने का। ऑडिटर इज नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ ऑथेंटिकेटिंग डॉक्यूमेंट्स। अब ऑडिटर को क्या पता जो पकड़ाया है वो सच्चा है कि नहीं, या फैब्रिकेटेड है, झूठा है, नहीं पता ना। ऑथेंटिकेटिंग आएगा यहां पे। Auditor is not an expert of authenticating documents। अच्छा, एंड चौथी चीज क्या है बेटा? चौथी चीज क्या है बेटा जी? चौथी चीज मैडम ये है, चौथी चीज ये है कि देयर मे बी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। ऐसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, देयर मे बी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस दैट आर ऑन पेपर, दैट आर ऑन पेपर and have not happened in real life, and have not happened in real life। कहता है पता है ऐसा हो सकता है क्या कि बहुत सारे ऐसे रिलेटेड पार्टीज के साथ कंपनी ने ऑन पेपर ट्रांजैक्शंस किए हो जो रियल लाइफ में ना हुए हो। ऑडिटर मे नॉट बी अवेयर, और ऑडिटर अवेयर ना हो, ऑडिटर मे नॉट बी अवेयर ऑफ सच ट्रांजैक्शंस। तो हो सकता है ऑडिटर को ऐसे रिलेटेड पार्टीज या ट्रांजैक्शंस के बारे में पता ही ना चले। ऑडिटर मे नॉट बी अवेयर ऑफ सच ट्रांजैक्शन। सबको समझा? एवरीबडी। एक्सपर्ट लिखा है बेटा, ऑडिटर इज नॉट एन एक्सपर्ट, ऑडिटर इज नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ ऑथेंटिकेटिंग डॉक्यूमेंट्स। सबको समझा क्या? चारों पॉइंट समझ गए? याद रह जाने चाहिए बेटा। मैनेजमेंट हो सकता है तुमको पूरी इंफॉर्मेशन दे ही ना, आधी आधी दे दे, फ्रॉड कर ले। अब मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट्स को जो भी प्रोवाइड तुम्हें करेंगे, अब तुम्हें तो नहीं पता ना सच्चे हैं कि झूठे हैं, तुम तो एक्सपर्ट नहीं हो। और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो सकता है वो पेपर पे हुए हो, रियल लाइफ में हुए ही ना हो, और आपको पता ही ना चले ऐसे ट्रांजैक्शंस के बारे में। केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम, संदीप बेटा ग्रुप 1 पढ़ा है ना बेटा, कैसे डाउट पूछते हैं। केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम मतलब इस तरीके से फ्रॉड करना कि पता ना चले। केयरफुली मतलब, केयरफुल वर्ड तो बेटा एक बेसिक इंग्लिश वर्ड है। केयरफुल मतलब इस तरीके से फ्रॉड करो कि वो पता ना चले। मे नॉट बी अवेयर ऑफ सच ट्रांजैक्शंस, हो सकता है ना आपको ऐसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के बारे में पता ही ना चले जो मैनेजमेंट ने ऑन पेपर कर लिए पर रियल लाइफ में ना किए हो। ये देख लो, ठीक है। ए बेटा तुम लोग ने अपनी बुक वुक नहीं खोली हुई क्या? मैम सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है बेटा? अपनी बुक को भी खोल ले, दर्शन किया कर बुक का भी कभी, है ना।
मैनेजमेंट में भी इन्वॉल्व इन फ्रॉड, मैनेजमेंट में कंसील सच फ्रॉड्स बाय केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड स्कीम्स है। देखो मेरी हैंडराइटिंग अभी इस पेन से गंदी आ रही है, बट इसका मतलब ये भी इतनी गंदी भी नहीं आ रही कि तेरे को समझे ना। चलो वेरी गुड। तो ये हो गया ऑडिट प्रोसीजर्स के इनहेरेंट लिमिटेशंस। दूसरा आपने क्या पढ़ा बेटा? ऑडिट चलो पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा फास्ट फास्ट लिखना होगा। अगर आप फास्ट फास्ट नहीं लिखोगे ना बेटा तो आपको क्लास में कोप अप नहीं कर पाओगे, ठीक है? मेरी हैंडराइटिंग से जेलस मत हो जाओ तुम, हैं बड़े आए। ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन इनटू रॉन्ग डूइंग्स। कोई गलत कामों की चोरियां पकड़ना नहीं होता ऑडिट। तो कहता है तुम्हारे पास कोई लीगल पावर नहीं है सर्च वगैरह करने का, तो ये लिमिटेशन है। देखो अब ऑडिटर के पास कोई सर्च वर्च करने का तो पावर नहीं है, जो ऑडिटर को इंफॉर्मेशन दी जाएगी उसी बेसिस पे वो काम करेगा। तो कहता है अब आप उसको 100% सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए, कैसे होगा? अब वो तो कोई ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन पे तो नहीं आया ना, गलत कामों को पकड़ने तो नहीं आया, वो तो चेक करने आया है सब कुछ ठीक हो रहा है कि नहीं। तो कहता है देखो भाई अब थोड़ा तो क्या करेंगे, ये लिमिटेशन है, अब इसको हटाया जा सकता है क्या? नहीं, ऑडिट का नेचर ही नहीं है इन्वेस्टिगेशन वाला, तो अब इसको कैसे हटाओगे? समझा? ओके चलो एवरीबॉडी तीसरा पॉइंट पढ़े बेटा। आपको बेटा मैंने भी तो क्लास में ही लिखा है ना, मैं लिख के थोड़ी लाई हूं। सारे बच्चे थोड़ा सा फास्ट फास्ट लिखना पड़ेगा, नहीं तो बेटा अपने लिख नहीं पाएंगे। थोड़ा सा हैंडराइटिंग को फास्ट करो, मैं भी तो आप ही के साथ लिख रही हूं, तो आपको थोड़ा फास्ट लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर कोई बच्चा कहेगा मेरा नहीं हुआ, फिर कोई कहेगा मेरा भी नहीं हुआ, फिर फलाना कहेगा अरे वो सेकंड दिखाना, फिर कोई कहेगा अरे वो फोर्थ वाला दिखाना, तो फिर ऐसे कैसे होएगा? चलो कशिश आई होप आपको समझा, ठीक है? ओके अब तीसरी चीज क्या है? फ्यूचर इवेंट्स। फ्यूचर में ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं जिससे एंटिटी पे एडवर्स इफेक्ट आ जाए, जिसका पता आज ऑडिटर फ्यूचर देख के लगा सकता है क्या? नहीं। कहता है देखो मैं हेडिंग दिखाना रुद्रा बताती हूं तेरे को, रुक। चलो एवरीबॉडी लिखो। कहता है फ्यूचर में ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं, एक मिनट। सम एडवर्स इवेंट में हैपन इन फ्यूचर। कहता है फ्यूचर में कुछ एडवर्स इवेंट हो जा सकते हैं। कहता है सम एडवर्स इवेंट्स मे हैपन इन फ्यूचर विच मे इफेक्ट द एंटिटी, विच मे इफेक्ट द एंटिटी एडवर्सली, जिससे एंटिटी का एडवर्स इफेक्ट पड़े। कहता है फ्यूचर में ऐसे कुछ एडवर्स इवेंट हो सकते हैं। कहता है देखो सम एडवर्स इवेंट मे हैपन इन फ्यूचर विच मे इफेक्ट द एंटिटी एडवर्सली, जिसकी वजह से एंटिटी के ऊपर एक एडवर्स इफेक्ट पड़े। It may affect the going concern of the entity। अब हो सकता है एंटिटी का गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो जाए, लेकिन उसका पता ऑडिटर आज लगा सकता है क्या? ऑडिटर देखो आज बोल के देख के कहता है मेरे हिसाब से गोइंग कंसर्न है, अपनी रिपोर्ट में वो लिख रहा है मेरे हिसाब से गोइंग कंसर्न है। पर यार अगर फ्यूचर में कुछ हो जाए तो उसका पता आज कैसे लगा ले? आप ऑडिटर का गला पकड़ सकते हो क्या कि तुमने कहा था गोइंग कंसर्न के हिसाब से चलेगी? ऑडिटर तो कह रहा है मैं गारंटी नहीं दे रहा। देखो अब हो सकता है फ्यूचर में कुछ हो जाए जिसकी वजह से गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो जाए, उसका पता मैं आज कैसे बताऊं? ठीक है, समझा? एवरीबडी
ठीक है, ओके मैडम। चलिए एवरीबडी, तो ये 3 लिमिटेशंस तुमने पढ़े, तीनों लिमिटेशंस कड़क तरीके से समझे क्या, मुझे बताओ, तीनों लिमिटेशन समझे। अब ये लिमिटेशंस है ना, फ्यूचर का पता कैसे लगाएगा ऑडिटर। उसके बाद में अब इन्वेस्टिगेशन पे तो गया नहीं है कि दरवाजा तोड़ो वगैरह करने लग जाए, अब जो देंगे उसी से काम करना पड़ेगा। तो कहता है अब इन्वेस्टिगेशन भी नहीं है, जितना है उसमें काम भी चलाओ। और कहता है ऑडिट प्रोसीजर्स के भी अपने लिमिटेशंस होते हैं, अब क्या कर सकते हैं। अच्छा, अब आ जाओ पहले पॉइंट पे, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब आप लोग ना ग्रुप 1 पढ़कर आए हो, मुझे तुम्हें यह चीज बताने की जरूरत नहीं है कि मैनेजमेंट जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है तो मैनेजमेंट कई तरीके के जजमेंट्स यूज करती है। यश बेटा ऑडिटर, आप लोग यश आपको समझ रहे हैं आप क्या डाउट पूछ रहे हो बेटा। कहता ऑडिटर कब लायबल होगा, आप खुद ही के प्रोफेशन पे खुद उंगली उठा रहे हो, आप समझ रहे हो। कोई भी आदमी किसी दूसरे की कंपनी के लिए गारंटी कैसे दे सकता है, मतलब तुम खुद लॉजिक लगा। यश कहता है ऑडिटर पे उंगली कब उठेगी, ऑडिटर पे उंगली उठेगी मतलब फ्यूचर में तेरे पे उंगली उठेगी, किसी के फ्रॉड की वजह से तुमने अपनी काम किया, तुमने एड़ी चोटी का दम लगा के सारी चीजें चेक की, पर कुछ चीजें मान लो तुम्हें नहीं पकड़े, तो तुम्हारे लिए तुम्हारा कोई कॉलर पकड़ सकता है क्या, नहीं पकड़ सकता। मतलब यश यार बेटा यार ये बातें होगी अब क्लास में, बताओ। कहते मतलब मेरे पैर पे कुल्हाड़ी कैसे मारूं, मैडम आप तो मुझे ये बता दो, ये सब रखो साइड में। ऑडिटर क्या लायबल नहीं होगा मैडम, क्या लायबल नहीं होगा, आप तो मुझे ये बताओ कि ऑडिटर अपने पैर पे कैसे कुल्हाड़ी मार सकता है, मैं वो सीखना चाहता हूं। अरे बेटा चलिए इधर आइए, एवरीबॉडी इधर आइए। अब मुझे एक बात बताओ, मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में जजमेंट्स यूज करती है क्या, हाँ या ना पे जवाब देना। एवरीबॉडी, सारे बच्चे मुझे जवाब दो, मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने में जजमेंट यूज करती है क्या, हाँ करती है। जैसे आप अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बनाते हो ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अकाउंटिंग एस्टिमेट्स रिकॉर्ड होते हैं कि नहीं, तो वो तो एस्टिमेशन बेसिस पे होते हैं, जजमेंट बेसिस पे होते हैं। आप प्रोविजन बनाते हो कि नहीं बैड डेट का, तुमको पता है क्या कितना बैड डेट होगा, नहीं, प्रोविजन बनाते हो, हाँ। तुम क्या प्रोविजन फॉर लिटिगेशन वगैरह बनाते हो क्या, कंपनी पे कोई केस वगैरह चल रहा होता है तो लिटिगेशन का प्रोविजन बना देते हो क्या, हाँ। और भी तरह तरह के प्रोविजंस बनाते हो क्या, हाँ। तो ये सब तो जजमेंट के ऊपर काम चल रहा है ना। तो कहता है देखो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं ना, इसमें मैनेजमेंट का जजमेंट यूज होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने में मैनेजमेंट अपना जजमेंट यूज करती है। अब मुझे एक बात बताओ, सबका जजमेंट अलग अलग है क्या, हो सकता है क्या ये जो प्रोविजन तुमने बनाए होते तो तुम अलग तरीके से बनाते, मैं बनाती प्रोविजंस तो मैं अलग तरीके से बनाती। अब अगर रुद्रा बनाता वो प्रोविजंस तो अलग तरीके से बनाता, सारा अगर प्रोविजन बनाती तो वो अलग तरीके से बनाती, हो सकता है वो अलग कोई फिगर रिकॉर्ड करती। तो कहते हैं ये जजमेंट्स इन जजमेंट्स में बहुत सब्जेक्टिव डिसीजंस यूज होते हैं और ये जजमेंट्स बहुत अनसर्टेन भी है। क्यों, क्योंकि हो सकता है इससे ज्यादा बैड डेट हो जाए, हो सकता है लिटिगेशन में इससे ज्यादा पैसे देने पड़ जाए। तो कहता है ये जो जजमेंट्स हैं जरूरी नहीं है एक्यूरेट हो, इन जजमेंट्स में बहुत अनसर्टिनिटीज होती है, इन जजमेंट्स में कई सारे सब्जेक्टिव डिसीजंस यूज किए गए हैं। तो कहता है तभी तो ऑडिटर मे नॉट बी एबल टू ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस। अब मेरे को बताना, यश किधर गया, चैट में गायब हो गया ना। अब ऑडिटर डंके की चोट पे कह सकता है क्या ये सारे एस्टिमेट्स ठीक होंगे, क्या ये जो प्रोविजन बनाए हैं वही होंगे। मुझे एक बात बताओ सारे बच्चे, यश किधर गया, पकड़ो तो यश को बुलाना, मेरे बिहाफ पे सभी बच्चे यश को बुलाएंगे। यश बेटा बेटा बेटा, ऑडिटर 100% गारंटी के साथ कह सकता है क्या ये जो प्रोविजंस बनाए हैं ये अकाउंटिंग एस्टिमेट ठीक ही होंगे, नहीं हो सकते ना, इनमें अनसर्टिनिटीज है। किधर गया यश, बेटा बेटा पकड़ो इसको। तो कहता है देखो ऑडिटर मे नॉट बी एबल टू ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस। कहता है अब जिस चीज को बनाने में जजमेंट यूज किया गया है
उसको चेक करने में भी तो ऑडिटर अपना जजमेंट ही यूज करेगा। ऑडिटर कैसे गारंटी देते कि ये प्रोविजन उतना ही होगा जितना लिखा हुआ है? कहता है ऑडिटर मे नॉट बी एबल टू ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस। अब ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं ऑब्टेन कर सकता, नहीं कह सकता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। हो सकता है ये प्रोविजन का अमाउंट गलत हो सकता है ये जो लिटिगेशन का प्रोविजन है ये गलत हो। तो कहता है ऑडिटर कभी भी गारंटी नहीं देगा कि मैंने चेक कर लिया मतलब कोई भी गलती नहीं है। अब ये जजमेंट्स जो यूज किए गए हैं ये अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हो सकता है गलत हो सकता है क्योंकि इनमें अनसर्टिनिटीज है। अब उसका पता आज लगाया जा सकता है क्या? नहीं। ठीक है, आ गया क्या? कहां गया यश? आ गया भाई, यही हूं। है फिर बोल क्यों नहीं रहा था? यही था तो है। मैडम चिल्लाए जा रही है, बुलाए जा रही है, इधर आ जाओ। अब मेरे को बताओ तुम्हारा चौथा लिमिटेशन क्या है? व्हाट इज द फोर्थ लिमिटेशन ऑफ ऑडिट? कि नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो तरीका है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का जो तरीका है, अब उसमें जजमेंट तो यूज होगी। अब वो जजमेंट बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है, अनसर्टेन है। चलो आओ इधर बताओ नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। चलो बताओ, अब जल्दी जल्दी लिख लो। तुम लोग क्या करते हो? चैट में टाइम पास करते हो, फिर तुमसे टाइम पे लिखा नहीं जाता, फिर कहते हो ऊपर वाली लाइन बताना, नीचे वाली लाइन बताना। तो इससे अच्छा जल्दी जल्दी लिख लो मेरे साथ। कहता है हो सकता है, कहता है देखो मैनेजमेंट, एमजीएमटी, मैनेजमेंट यूजेस इट्स जजमेंट in preparation of financial statements। मैनेजमेंट जजमेंट यूज करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने में। These judgments involves subjective decisions। इन जजमेंट्स में बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव डिसीजंस लेने पड़ते हैं, सब्जेक्टिव डिसीजंस है। एंड डिग्री ऑफ अनसर्टिनिटी, क्या इन्वॉल्व है इसमें? बहुत अनसर्टिनिटी इन्वॉल्व है। तो अब मुझे बताओ ऑडिटर कैसे एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे दे? ऑडिटर कैसे डंके की चोट पे कह दे जो लिखा है वो सब सही लिखा है, इसमें कोई गलती नहीं है? हो सकती है ये जजमेंट गलत हो सकते हैं, फिर अब क्या कर लेगा? तो कहता है ये जो जजमेंट्स है ये जजमेंट बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है, इन जजमेंट्स में बहुत अनसर्टिनिटीज हो सकती है। कैसे डंके की चोट पे एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे दे कि कुछ गलत नहीं है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के तरीके में ही गड़बड़ है ना मैडम? अच्छा ओके, अच्छा ठीक है, सबको समझा और सबने लिखा क्या? अभी मैं और भी कुछ और बात बताऊंगी तुमको। एवरीबॉडी लिख लिया? जल्दी जल्दी। जी मैम, जी मैम, ओके मैम। आपके लैपी में 8 बज गए हैं। नहीं ना बेटा, नेपाल का टाइम है, वो भी 15 मिनट है। अब इधर आ जाओ सारे बच्चे, अब इधर ध्यान से मेरी बात सुनना। मैडम बताइए, बात मेरी सुनिए तो जरा। अब आप कहेंगे कहिए आपको कहना है क्या? अब ये बात आपको आंसर में नहीं लिख के आनी, पर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बात एक लिखी हुई है जिसको मैं पढ़ूंगी। अब आपको इस मैडम इस पे ये क्या मैं इस पॉइंट में लिखना है क्या? नहीं, ये एक अंडरस्टैंडिंग को लेकर आपको एक बात बोली गई है जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, इसको लिखना भी नहीं है। अब तुम जब ये लिखोगे इस पॉइंट में भी इन्वॉल्व नहीं करना है, बट इट इज बेसिक चीज जो मैं आपको बताती हूँ। कहता है देखो, हिंदी में पढ़ूंगी, ध्यान से सुनना, गौर फरमाइएगा। ओके, वन ऑफ द प्रीमाइस फॉर कंडक्टिंग एन ऑडिट। कहता है देखो, ऑडिटर जब ऑडिट करता है ना, तो जो बेसिस है ऑडिट करने का, जो फाउंडेशन है, बेसिस है, किस बेसिस पर ऑडिटर ऑडिट करता है? कहता है ऑडिट कंडक्ट करने के लिए ऑडिटर का बेसिस क्या है? ऑडिटर इस बेसिस पर ऑडिट करता है कि मैनेजमेंट एक्नॉलेज करती है, मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने की एफआरएफ के हिसाब से मैनेजमेंट उस चीज को एक्नॉलेज करती है। कहता है ऑडिटर जब किसी कंपनी की ऑडिट करने जाता है ना, तो इस बेसिस पर ऑडिट करने जाता है कि मैनेजमेंट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता है कि मैनेजमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एफआरएफ के हिसाब से बनाने हैं और मैनेजमेंट को कंपनी में इंटरनल कंट्रोल्स भी लगाने हैं। मेरे को एक बात बताओ, आपकी कंपनी है तो आपको कंपनी में कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे क्या? जैसे मैडम एग्जांपल दो कंट्रोल्स का। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को एक बात बताओ, अगर कोई भी परचेजेस हो रहे हैं,
लेट्स से आपके अगर जैसे कंपनी ने इंटरनल कंट्रोल लगा रखा है मैडम, इंटरनल कंट्रोल मतलब कंपनी के अंदर इंटरनली कंपनी काफी सारे कंट्रोल्स लगाती है ताकि गड़बड़ ना हो, फ्रॉड ना हो, सारा काम धंधा स्मूथली चलता रहे, वो गए इंटरनल कंट्रोल्स। अब मान लो परचेज बिल फेक रिकॉर्ड ना हो जाए, कोई भी परचेज बिल फेक ना हो जाए, तो एंटिटी ने कंट्रोल्स लगा रखे हैं क्या कि परचेज बिल के ऊपर स्टैंप होना पड़ेगा जब गुड्स रिसीव हो जाएंगे गोडाउन में। हर परचेज बिल के ऊपर गुड्स रिसीव सेक्शन क्या करेगा, स्टैंप लगाएगा कि गुड्स रिसीव हो गए। इस बिल के अगेंस्ट गुड्स रिसीव हो गए, इसकी स्टैंप गुड्स रिसीव सेक्शन को लगानी पड़ेगी जब गुड्स गोडाउन में आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा, ये एक कंट्रोल क्यों लगाया मैनेजमेंट ने? मैनेजमेंट ने ये कंट्रोल इसलिए लगाया ताकि आपको ये पता चल जाए कि जो भी परचेजेस हुए हैं वो परचेजेस गोडाउन में आए हैं, कोई झूठे बिल्स तो नहीं रिकॉर्ड हो रहे, समझा? तो बेसिकली मैनेजमेंट ने क्या कंट्रोल लगाया कि कोई भी परचेज बिल जिसके बेसिस पर आप एंट्री मार रहे हो, इस बिल के बेसिस पे अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में परचेज की एंट्री मार रहे हो, बुक्स में अगर परचेज की एंट्री मारी जा रही है, तो हर परचेज बिल के ऊपर एक स्टैंप लगाना चाहिए कि गुड्स हमें रिसीव हो गए हैं। अगर उस पर स्टैंप नहीं लगा तो परचेज की एंट्री नहीं मरेगी। सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? ये आ गया संतोष। देखो ए बेटा, अपने मन से एक एक बात कह दे संतोष को। लुक हुज बैक। चलो हमें ऐसे बकवास बातें नहीं बोलनी, बट चलो अपने लुक एनी विच वेज सारे बच्चे। एट द एंड ऑफ द डे संतोष, जब ये क्लास खत्म होगी ना बेटा, तो मैं भी और सारे बच्चे मिलके आपको एक शब्द कहेंगे, ठीक है? जिसके मन में जो आएगा, जिसकी श्रद्धा जितनी हो, जिसकी श्रद्धा जो होगी वो आपको बोल देगा, पर अभी बीच में नहीं कहेंगे, हम फ्लो ब्रेक हो जाता है हमारा, ठीक है? ओके ओके, श्रद्धा अनुसार एक एक फीडबैक देंगे हम संतोष को, ठीक है? ओके मैडम, ओके। सारे बच्चे इधर आइएगा। ओके, परचेज बिल। अब मेरे को बताओ, ये बढ़िया कंट्रोल है क्या? तुम मुझे एक बात बताओ, ये सही कंट्रोल लगा हुआ है क्या कि यार मैडम ये तो सही है कि अगर कोई परचेज की एंट्री आप बुक्स में कब मारोगे? परचेज की एंट्री बुक्स में तभी मारी जाएगी जब परचेज बिल के ऊपर स्टैंप लगा होगा कि हाँ गुड्स रिसीव हो गए। अगर किसी बिल के ऊपर स्टैंप नहीं लगा हुआ, अगर किसी परचेज बिल पे स्टैंप नहीं लगा हुआ, मतलब ये बिल झूठा है, हम इसकी एंट्री नहीं मारेंगे। तो ये कंट्रोल्स लगा रखे हैं एंटिटी ने, इस तरीके के कंट्रोल्स कि परचेज बिल के ऊपर स्टैंपिंग होनी चाहिए। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, परचेज बिल्स जो रिकॉर्ड करता है अकाउंट्स वाला आदमी और गुड्स रिसीव जो कर रहा है गोडाउन में, गुड्स रिसीव सेक्शन में जो आदमी बैठता है, ये दो आदमी अगर मिली भगत कर ले, कॉन्स्पिरेसी कर ले, तो इस कंट्रोल को ओवरराइड कर देंगे क्या ये लोग? मतलब इस कंट्रोल को बाईपास कर देंगे क्या? इस कंट्रोल को मिट्टी में मिला देंगे क्या? कौन लोग? अगर मान लो अकाउंट्स वाला आदमी और गुड्स रिसीव सेक्शन वाला आदमी आपस में कोई षड्यंत्र रचा ले कि मैं झूठे बिल बनाऊंगा, तू स्टैंप डाल देना, तो ऐसा लगेगा कि बिल गुड्स रिसीव भी हो गए, तो ये कंट्रोल को ओवरराइड कर सकते हैं क्या? मुझे एक बात बताओ, ये लोग दोनों आपस में मेल जोल करके, कॉन्स्पिरेसी करके इस कंट्रोल को बाईपास कर सकते हैं क्या? तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। कहता है देखो, मैनेजमेंट के ना दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। क्या? मैनेजमेंट को इंटरनल कंट्रोल लगाना होता है, इंटरनल कंट्रोल को डिजाइन करके इंप्लीमेंट करने का काम मैनेजमेंट का है ताकि कंपनी में फ्रॉड ना हो। और कहता है मैनेजमेंट का ही काम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने का। कहता है जब एक ऑडिटर ऑडिट करने आता है ना, तो वो इस बेसिस पर ऑडिट करने आता है कि मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझता है, मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्नॉलेज करता है। कहता है एक ऑडिटर जब ऑडिट करने आता है ना, तो इस बेसिस पर ऑडिट करने आता है कि मैनेजमेंट अपने दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़िया से समझते हैं। पर कहता है मैनेजमेंट के इंटरनल कंट्रोल को कोई ओवरराइड भी कर सकता है अगर चाहे तो। मैनेजमेंट हो सकता है कंट्रोल लगा रहा हो, कहता है देखो अब सुनना, मैनेजमेंट ने हो सकता है बढ़िया कंट्रोल्स लगाए हो, ये जो परचेज वाला एग्जांपल दिया है कि परचेज बिल के ऊपर स्टैंपिंग वगैरह होगी, सिग्नेचर वगैरह होगा, पर कहता है मैनेजमेंट ने हो सकता है कंपनी के अंदर कंट्रोल्स लगाए हुए हो, ये जो मैंने आपको बताया। पर कहता है अगर अकाउंटेंट और गुड्स रिसीव सेक्शन वाला आदमी आपस में कल्यूड कर ले, कॉन्स्पिरेसी कर ले, तो ये कंट्रोल्स क्या हो जाएंगे? ओवरराइड हो जाएंगे, इन कंट्रोल्स का कोई वजूद नहीं रहेगा। तो कहता है देखो, आप एज एन ऑडिटर जब किसी कंपनी को ऑडिट करने जाओगे, आप कभी भी एब्सोल्यूट गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि कई बार देखो एक बात बताना,
अगर कंपनी में कंट्रोल्स बढ़िया चल रहे हैं, सारे बच्चे मुझे बताना, अगर एक कंपनी में कंट्रोल्स बढ़िया चल रहे हैं, तगड़े कंट्रोल्स लगे हुए हैं, हर चीज ऑथराइज्ड होती है, हर चीज जब कोई आदमी ऑथराइज करता है तभी की जाती है, हर चीज के लिए हिरार्की बनी हुई है, कंट्रोल्स बिल्कुल तगड़े हैं, तो कहीं ना कहीं ऑडिटर के मन में ये आता है क्या कि कम चेकिंग कर लेता हूं यार, कंट्रोल्स इतने तगड़े हैं, क्या ही गलतियां होगी। सारे बच्चे एक बताओ, ऑडिटर ये करता है क्या? ऑडिटर जाके पहले कंपनी के कंट्रोल्स देखता है कैसे चल रहे हैं, अगर तगड़े चल रहे हैं ना तो ऑडिटर को लगता है यार कम चेकिंग करूंगा ना तो भी काम हो जाएगा, कम चेकिंग करने से भी काम हो जाएगा। तो हाँ, ऑडिटर को तो यही लगेगा ना, ऑडिटर को लगेगा यार इतने अच्छे अच्छे कंट्रोल्स लगे हुए हैं, इतने बढ़िया तरीके से कंट्रोल्स चल रहे हैं, तो मतलब गलतियां होने के चांसेस तो बहुत कम है, तो ऑडिटर हो सकता है ऑडिटर कंट्रोल्स पे रिलाई कर दे और कहता है हो सकता है इन रियल लाइफ कंट्रोल मे नॉट हैव ऑपरेटेड टू प्रोड्यूस रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कहता है हो सकता है कंपनी में कंट्रोल्स लगे हुए तो हैं पर लोग कॉन्स्पिरेसी करके कंट्रोल्स को ओवरराइड कर रहे हैं, कंट्रोल्स के अंदर भी कमियां हो सकती है। तो कहता है देखो, अब ये आपको पता है क्यों बता, ये बात आपको इसलिए बता रहा है कि ये जो लाइन बोली है ना, ऑडिटर क्यों गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि कई बार ऑडिटर कंट्रोल्स पे विश्वास करता है पर हो सकता है इन कंट्रोल्स को कोई चकमा लगा रहा हो, इन कंट्रोल्स को लोग ओवरराइड कर दे रहे हो सकता है। तो कहता है कैसे गारंटी दे देगा यार एक ऑडिटर? ऑडिटर तो देखो इस बेसिस पे चेक करेगा कि मैनेजमेंट ने कंट्रोल ठीक लगाए होंगे, ऑडिटर कुछ कंट्रोल्स को चेक भी कर लेगा, अब हो सकता है कुछ कंट्रोल्स को ना चेक करे, विश्वास कर ले कंट्रोल्स पे, कम चेकिंग कर ले, और हो सकता है इन कंट्रोल्स को कोई ओवरराइड करके बैठा हुआ हो। तो कहते हैं ऑडिटर कभी भी गारंटी नहीं दे सकता। आपको समझ रहा है क्या बेटा? सारे बच्चे बता दो, एवरीबडी आपको समझ रहा है? ये सारी रियल लाइफ चीजें हैं। अब मान लो कंपनी ने तो, मैनेजमेंट ने तो बढ़िया कंट्रोल लगा रखे हैं, व्हाट इफ अगर कोई लोग चालाकी करके इन कंट्रोल्स को ओवरराइड कर दे, फिर क्या करोगे आप? तो कहता है ऑडिटर ने तो कंट्रोल्स पे विश्वास किया, तो कहता है ऑडिटर कभी भी क्या नहीं कर सकता, डंके की चोट पे नहीं कह सकता, ऑडिटर कभी भी डंके की चोट पे नहीं कह सकता मैंने चेक कर लिया मतलब ठीक है। हो सकता है किसी ने इंटरनल कंट्रोल ओवरराइड कर ली हो सकता है ये परचेज के बिल फेक हो गए हो, कंट्रोल्स के बाद भी हो सकता है ये फेक बिल हो गए हो, तो फिर क्या कर लोगे? तो ये बेसिकली आपको सिर्फ ये जो पॉइंट है ना, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया गया है, ठीक है? ओके, सारे बच्चे आपको ये पॉइंट समझा? आपको इतना ही याद रखना है जितने मैंने नोटबुक में लिखवाया। कहता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने के लिए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए जजमेंट यूज होगी। अब ये जजमेंट मैनेजमेंट की सब्जेक्टिव हो सकती है, अनसर्टेन हो सकती है। तो कहता है ऑडिटर कैसे गारंटी दे दे? समझा? ओके, अब आपका एक लास्ट पॉइंट है, इसके बाद मैं आपको छुट्टी दे दूंगी। ओके मैडम, मेरे को एक बात बताना, लास्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट। साल भर में 365 डेज होते हैं कि नहीं होते? साल भर में 365 डेज होते हैं। एक कंपनी के 365 डेज के कितने ट्रांजैक्शंस होते होंगे? हजारों लाखों ट्रांजैक्शन है। हर एक ट्रांजैक्शन को चेक करना बस की बात है क्या? नहीं, हर एक ट्रांजैक्शन को तो मैम ऑडिटर चेक ही नहीं कर सकता, क्योंकि टाइम कम है। आपको 365 डेज के ट्रांजैक्शंस को एक महीने में चेक करना है, तो मैडम समय तो कम है कि नहीं है? है कि नहीं है मैडम? 365 डेज के ट्रांजैक्शंस होते हैं, ऑडिटर हर एक ट्रांजैक्शन को चेक कर सकता है क्या? इतना समय कहां है ऑडिट में? ऐसे तो फिर एक ही कंपनी की ऑडिट करते रह जाओगे। आप कई बार क्या करते हो, ऑडिटर क्या करता है, पुराने सालों के ऑडिट एविडेंस भी यूज कर लेता है। कहता है कई बार ऑडिटर, जैसे इस कंपनी की ऑडिट मैंने पिछली साल भी की थी, तो कई बार ऑडिटर पिछले सबूतों को भी यूज कर लेता है। पर कहता है, अब यहां पे इस एग्जाम्पल को पढ़ना मेरे साथ सारे बच्चे। कहता है देखो, एन ऑडिटर हु इज कंडक्टिंग द ऑडिट, कहता है मान लो एक ऑडिटर पिछले 2 सालों से एक कंपनी की ऑडिट कर रहा है। अब इस 2 सालों में उसको कई तरह की इंफॉर्मेशन मिली है मैनेजमेंट से, कंपनी के बारे में, अलग अलग मैटर्स पे। कहता है इस कंपनी की ऑडिटर ऑडिट पिछले 2 सालों से कर रहा है, तो उसको कई सारी इंफॉर्मेशन पता है। अब 3rd ईयर के अंदर भी ऑडिटर ही ऑडिट कर रहा है, पिछले 2 सालों में भी ऑडिटर ने ऑडिट की, अब तीसरे साल में भी ऑडिटर ही ऑडिट कर रहा है। तो ही चूजेस टू रिलाई, अब ऑडिटर ने मान लो चूज किया कि जो इंफॉर्मेशन उसे पिछले सालों में मिली थी, 2nd ईयर में मिली थी, उस पर ऑडिटर रिलाई कर रहा है। मुझे बताओ, ये हो सकता है क्या? इट इज पॉसिबल दैट एंटिटी में कुछ नया हो गया हो, कुछ अकाउंटिंग पॉलिसीज बदल गए, ओनर्स बदल गए, तो पुरानी वाली इंफॉर्मेशन रेलिवेंट ही ना रही हो। अब ऑडिटर कई बार समय कम होता है, तो कुछ पिछले सालों की, जो पिछले साल के जो सबूत है, ऑडिटर उनको भी यूज कर लेता है। अब कहता है हो सकता है ये पिछले साल के सबूत रेलिवेंट ही ना रहे करंट ईयर में। क्यों?
क्योंकि हो सकता है सिचुएशंस चेंज हो सकता है मैनेजमेंट बदल गई, हो सकता है ओनर्स बदल गए, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है एंटिटी का बिजनेस बदल गया, हो सकता है एंटिटी का नेचर ऑफ बिजनेस बदल गया। फिर तो कहता है हो सकता है पुराने वाले इंफॉर्मेशन आपके लिए ऑडिटर रेलेवेंट ही ना हो। तो कहता है सो इंफॉर्मेशन बीइंग रिलाइड अपॉन बाय ऑडिटर इज नॉट टाइमली। तो ऐसी इंफॉर्मेशन पर कई बार ऑडिटर विश्वास कर लेता है जो रिलायबल, अब जिसका कोई सेंस ही नहीं है, जो रेलेवेंट ही नहीं है। तो कहता है इंफॉर्मेशन का रेलेवेंस समय के साथ साथ डिक्रीज हो जाता है। ऑडिटर हर एक चीज को तो चेक नहीं कर पाता, तो पुरानी इंफॉर्मेशन को कभी कभी यूज कर लेता है। अब ये इंफॉर्मेशन रेलेवेंट नहीं रहती कभी कभी। कहता है ये जो पुरानी इंफॉर्मेशन ऑडिटर ने यूज कर ली, हो सकता है वो रेलेवेंट ही ना हो। अब हर चीज चेक नहीं कर सकता, तो पुरानी इंफॉर्मेशन यूज कर ली। और कहता है इंफॉर्मेशन का रेलेवेंस समय के साथ साथ कम हो जाता है। तो हो सकता है पिछले साल की इंफॉर्मेशन करंट ईयर में आपके कोई काम ना लगे। समझा? ऐसा हो सकता है। ओके, अच्छा, अब एक और चीज यहां पे एक लाइन और बोली हुई है। अब मुझे हाँ या ना में बताना, 100 रुपए की तुमने एक चॉकलेट खरीदी और चॉकलेट खा के मजा भी ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? तुमने 100 रुपए की कोई बढ़िया डेयरी मिल्क, मान लो सिल्क विल्क खरीद के आ गए, तो मुझे नहीं पता अब कितने की आती है, पर मान लो 100 रुपए की खरीद के ले आए, उसको खा भी लिया पर मजे भी नहीं आ रहे, ओहो ये क्या खा लिया टाइप, इसका तो टेस्ट आपको बैठ ही नहीं रहा, ऐसा हो सकता है क्या? मारूंगी कहते नहीं हो सकता। तो मुझे बताओ जरूरी है क्या तुमने जितना पैसा स्पेंड किया हो उतना बेनिफिट तुम्हें मिले ही? जरूरी है क्या कि उतना बेनिफिट तुम्हें मिले ही जितना पैसा तुमने खर्चा किया है? कई बार बहुत पैसा खर्चा हो जाता है और कोई बेनिफिट नहीं मिलता। तो कहता है कई बार हो सकता है ऑडिटर बहुत सारे रिसोर्सेज लगा दे ऑडिट में, बहुत ज्यादा कॉस्ट लगा दे ऑडिट में, और आपको उतनी इंफॉर्मेशन रिलायबल मिले भी ना। कहता है इस चीज का बैलेंस बैठाना मुश्किल है। कहता है कई बार ऑडिटर का कॉस्ट क्या होता है, ऑडिटर ने ऑडिट में एक्सपर्ट्स लगा दिए, एक्सपीरियंस लोगों को लगा दिया, काफी लोगों को एम्प्लॉय किया है ऑडिट में, फिर भी हो सकता है आपको रिलायबल इंफॉर्मेशन ना ऑब्टेन हो। तो इसका एक बैलेंस बैठाना मुश्किल है कि जितना पैसा खर्चा किया है उतना इंफॉर्मेशन तुम्हें मिले ही, उसका एक बैलेंस नहीं बैठाया जा सकता। कहता है इस बैलेंस को बैठाना मुश्किल है। ठीक है, ओके, चलो एवरीबडी तो चलिए लास्ट चीज लिख देंगे, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। टाइमलीनेस ऑफ FR मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट। जरूरी नहीं है जितना कॉस्ट लग गया उसका उतना बेनिफिट मिले, बेनिफिट एंड कॉस्ट। ये आपका लास्ट पॉइंट है बेटा, 5th। सारे बच्चे मुझे बताओ। तो कहता है इंफॉर्मेशन की रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन में decrease over time and to strike and एक मिनट, relevance of information may decrease over time and auditor may not be able to verify each and every transaction। कहता हो सकता है जितने मर्जी ऑडिटर कर ले, सारे ट्रांजैक्शन हो सकता है चेक ना कर पाए, पुरानी इंफॉर्मेशन पे रिलाई कर ले जो रेलेवेंट ना हो सकता है ना। समझ गया? बहुत सारे लोगों ने आज ये क्लास मिस की है, मैं देख रही हूँ अटेंडीज कम है इस क्लास में, है मिस कर दिया बच्चों ने। जिसने भी मिस किया है सुनो, कभी तो तुम रिकॉर्डेड देखोगे इसे, पर अच्छे से देखना बेटा, लिख लेना, है ना। ऐसा तुम लोग ऐसा गोची मत मार लेना, मैं नहीं लिखूंगा, बुक में तो लिखा हुआ ही है। अपनी मनमानी करने की जरूरत नहीं है मेरी क्लास में। मैं कहती हूं लिखना है मतलब लिखना है, ठीक है। संतोष आजा बेटा, कहां गया संतोष? किधर गया रे? भाग गया? ऐसा भागने का कोई, देख अगर तूने तेरी बात में सच्चाई बोली होती तो तुझे डंके की चोट पे बोलनी चाहिए थी ना। कहां गया? भीगी बिल्ली, हाँ भीगी बिल्ली बन गया, किधर गया? कोई बात नहीं, अब मेरे साथ, अच्छा चलो संतोष के बारे में क्या ही डिस्कस करके टाइम वेस्ट करें, इधर आ जाओ तुम लोग। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, मुझे बताओ ऐसे कौन से लिमिटेशंस होते हैं ऑडिट के? फटाफट फटाफट, पहला क्या था, दूसरा क्या था, तीसरा क्या था, चौथा क्या था, पांचवा क्या था?
फटाफट एक बार रिवाइज कर लो। मैडम पहला इनहेरेंट लिमिटेशन हमने जो पढ़ा था क्लास में वो ये था नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। मतलब चलो इधर आ जाओ, इधर से आ जाओ, लिखूंगी इससे अच्छा तो आप मेरी हैंडराइटिंग समझेगी नहीं तुम्हें। अपनी प्यारी सी जो समरी बुक है ना उसमें आ जाते हैं, अपने समरी बुक में आया हुआ है। रुक जाओ, बाय बाय बोलने से पहले हेलो हेलो, मैंने बाय बाय बोला नहीं है तुम्हें अभी। इधर आ जाओ, इनहेरेंट लिमिटेशन ये देखो आपकी समरी बुक में प्यार से मैंने ये डाला हुआ है। क्या कहना, देखो भाई मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाता है, मैनेजमेंट जजमेंट यूज करता है। अब ये जजमेंट सब्जेक्टिव हो सकते हैं, अनसर्टेन हो सकते हैं, ऑडिटर कैसे डंके की चोट पे कह दे, ये लिमिटेशन है। कहता है मैनेजमेंट हो सकता है कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना दे, हो सकता है मैनेजमेंट खुद फ्रॉड में इन्वॉल्व हो, ऑडिटर को क्या पता डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिक है कि नहीं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो सकता है सिर्फ पेपर में हुए, रियलिटी में हुए ही ना हो और ऑडिटर को इनके बारे में पता ही ना चले। कहता है ऑडिटर कोई इन्वेस्टिगेशन पे तो नहीं निकला हुआ ना, और कहता है फ्यूचर में कुछ हो जाएगा, जैसे कोविड हो जाएगा, किसी को पता था क्या, मार्केट बदल जाएगा, किसी को पता था क्या, नहीं। तो कहता है ऑडिटर फ्यूचर के बारे में नहीं बता सकता, फ्यूचर में हो सकता है कंपनी गोइंग कंसर्न के हिसाब से काम ना कर पाए, तो कैसे क्या है अगर अब ये रेलेवेंस वाला पॉइंट सबको समझा गया। मैम पीडीएफ, मैम समरी का पीडीएफ दे दो ऐप पर। बेटा आज मोस्टली बच्चों को मेल मिल गया है, बहुत सारे बच्चों को मेल मिल गया है, जिसको नहीं मिला उसको कल मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको कल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की बुक भी भेजी जाएगी, जिसको आप प्रिंट करवा लेना, और समरी बुक आपको ऐप पे भी दे दी जाएगी, ठीक है। ओके, तो बिल्कुल विनम्रता के साथ और बिल्कुल आई होप कि आपको संतोष की प्राप्ति हुई हो, आई होप आपका मन जो है वो संतुष्ट हो गया हो, आई होप आपको कॉन्सेप्ट से जो संतुष्टि मिली हो वो डिनर के बाद जो हम डेजर्ट करते हैं वैसी हो। आई होप कि आपको बहुत ज्यादा प्रेम और मजा आया हो पढ़ने में, और आई होप कि आपका बाकी बचा हुआ दिन बहुत ही संतोषपूर्वक जाए, ठीक है। ओके चलिएगा, ओके बेटा चलिएगा। ओके कल मिलते हैं अपनी क्लास में और नए पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे। और सुनो, प्राप्ति मैम तो तेजस सर की है, ओहो ये भी बात सही है, कॉन्सेप्ट ये भी बात तुमने सही कही, पॉइंट ऑन पॉइंट, प्राप्ति मैम तो तेजस सर की है, ठीक है। यहां पे सारे इंटरलिंकिंग चल रहे हैं। अभी कॉन्सेप्ट में पूछ लो ना, स्कोप ऑफ ऑडिट जो सुबह पढ़ा था वो याद नहीं आएगा तुम्हें, नहीं वो याद आ गया तो हम तो फिर एक्सेल कर जाएंगे ना मैडम पढ़ाई में, उसे थोड़ी कैसे याद रख सकते हैं हम, सही है। चलो कोई बात नहीं बेटा, देखी जाएगी। चलो ओके बाय बाय, हैव अ गुड डे। रिवाइज करके आना, कल की क्लास में सभी बच्चे रिवाइज करके आएंगे, ठीक है। ओके।